फिर एक क्वेश्चन लगाते हैं और फिर उसके बाद डिडक्शंस का जो बेसिक डिडक्शंस की जो थ्योरी होती है फिर उसके पे आएंगे और फिर उस पे क्वेश्चन लगाया जाएगा। ठीक है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी चल रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक क्वेश्चन लगाते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन विजिबल हो रहा है बेटा? एक मिनट मैं इसे बड़ा भी कर देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने बेटा। ठीक है, कह रहा प्रतिष्ठा इज द ओनर ऑफ द हाउस। ओनर ऑफ अ हाउस, एक घर की मालकिन है प्रतिष्ठा। इट्स पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। देखो म्युनिसिपल वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है। फिर कह रहा है एक्चुअल रेंट जो है वो 90,000 पर एनम। दूसरा है जो फेयर रेंट है वो 1,10,000। म्युनिसिपल टैक्स 30,000 जो कि 20% के बराबर है। और अनरियलाइज्ड रेंट, और जो हमारा अनरियलाइज्ड रेंट है वो 1.5 मंथ का अनरियलाइज्ड रेंट है। अनरियलाइज्ड रेंट क्या हो जाएगा बेटा? कोई बताएगा अनरियलाइज्ड रेंट क्या होगा? हाँ, कोई कोशिश कर रहा है। बेटा बड़ी आवाजें आ रही हैं मगर उसकी आवाज नहीं आ रही। प्रिंस, हाँ बेटा बताने वाले हो कुछ? माइनस होता है, प्लस होता है, पहले ये बताओ कि अनरियलाइज्ड रेंट होता क्या है? अच्छा बेटा, तुम्हारी जैसे वॉइस क्लियर आ नहीं रही। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट बेटा यानी कि ऐसा पैसा जो आपने सोचा तो था कि पैसा आपको मिल जाएगा मगर वो पैसा रियलाइज नहीं हुआ, मतलब मिला ही नहीं। तो आपको जो रेंट सोच के रखा था उस रेंट में से आपको 1.5 महीने का रेंट जो है वो अनरियलाइज्ड रेंट था। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है आपका? कह रहा है कि प्रतिष्ठा is liable to pay 50% of the municipal tax amount, but she paid only 50% of her tax liability in the previous year. पहली बात तो उसे 50% ही पे करना था और उसका भी उसने 50% ही प्रीवियस ईयर में टैक्स लाइबिलिटी पे किया। रिमेनिंग 50% टैक्स लाइबिलिटी इज पेड बाय द टेनेंट। जो बचा हुआ 50% है वो तो किराएदार ने पे किया। तो पूछ रहा भाई कैलकुलेट द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। ठीक है, पहले तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करके मुझे बताओ। ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर मुझे बताइए। क्वेश्चन नोट हो जाएगा तो बताइएगा मुझे जल्दी से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, आप अपने स्क्रीन पे इसे इंक्रीज कर लीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा व्यवस्था भी कर लूँ। आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन को जूम कर सकते हैं, आप जूम कर लीजिए।
क्वेश्चन नोट हो जाएगा तो बताइएगा। बेटा बता दीजिएगा क्वेश्चन नोट होने पे। हो गया? ठीक है भाई, प्रिंस का हो गया। संस्कृति का भी हो गया। मनीषा, अंजना, अंजना भी हो गई। मनीषा और शिवांश। चलो मनीषा का भी हो गया। शिवांश। यस सर, हो गया। ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले तो एक्चुअल रेंट हमें पता है, फेयर रेंट हमको पता है, मगर म्युनिसिपल वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है। मगर म्युनिसिपल टैक्स हमको दिया हुआ है कि म्युनिसिपल टैक्स जो है बेटा वो 30,000 है। 30,000 है, मगर वो किसके बराबर है? वो आपका इक्वल है 20% के बराबर। तो 30,000 को हम 20% से डिवाइड कर देंगे, और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमें टोटल म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। टोटल म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? टोटल म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1,50,000। एकदम सही, 1,50,000। 1,50,000 ये आपका आ जाएगा म्युनिसिपल वैल्यू। अब हमारे पास एक्चुअल रेंट है, फेयर रेंट है और म्युनिसिपल वैल्यू है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। तो इन दोनों में से जो सबसे अधिक होगा, whichever is would be the higher, वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हायर वैल्यू इनमें से कौन सी हो जा रही बेटा? 1,50,000। तो 1,50,000 इन तीनों में अधिक है, वही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। 1,50,000 हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। अब देखो एक चीज क्या आ रहा है, एक म्युनिसिपल टैक्स आ रहा है और एक अनरियलाइज्ड रेंट आ रहा है। अब कॉमन कंफ्यूजन क्या होता है कि हम टैक्स से पहले अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करें। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब पैसा हमको नहीं मिला, या जो पैसा रिसीव हो रहा है वो उतने से कम हो जाएगा। तो ये जो अनरियलाइज्ड रेंट है, इसे टैक्स से पहले मैं माइनस करूं या टैक्स माइनस करने के बाद? क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं, तो हमको अनरियलाइज्ड रेंट भी माइनस करना है।
तो पहले टैक्स को माइनस करें कि पहले अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करें, बताओ बेटा। सर पहले टैक्स को माइनस करेंगे। बिल्कुल सही चीज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे, उसके बाद रेंट में अगर कोई पैसा आपको नहीं मिला है, आपको कोई खर्च देना पड़ रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तब हम उन्हें माइनस करें। तो सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स को हम माइनस करेंगे। अब टैक्स के लिए वर्डिंग क्या यूज कर रही है बेटा, टैक्स के लिए वर्डिंग ये कह रहा है कि प्रतिष्ठा इज लाइबल टू पे 50% ऑफ म्युनिसिपल टैक्स। 50% म्युनिसिपल टैक्स वो पे करने की लाइबल है, तो टैक्स है कितना, टैक्स आपको देना है 30,000 टोटल है, पूरे घर का जो म्युनिसिपल टैक्स है 30%, इसका 50% वो देने के लिए लाइबल है। तो मल्टीप्लाइड बाई 50% और फिर इसमें कह रहा है कि वो जो 50% है उसमें भी 50% ही उसने पे किया है, यानी इसका भी 50% आप केवल पे कर रहे हैं। है ना, 50% का 50%, तो 50% 15,000 और 15,000 का 50% कितना हो जाएगा बेटा, 7,500। हम 7,500 क्या करेंगे, यहां से माइनस करेंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, अगर हम 7,500 माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 1,42,500 हमारा वैल्यू आ रही है। मगर अब ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में से अब हम जो अनरियलाइज्ड रेंट है हमारा, हम उस अनरियलाइज्ड रेंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर देते हैं, लेस अच्छा अब ये बताओ अनरियलाइज्ड रेंट का अमाउंट क्या होगा बेटा, कोई अनरियलाइज्ड रेंट का अमाउंट बताएगा क्या, कह रहा है कि 1.5 मंथ का जो अमाउंट है वो अनरियलाइज्ड है। तो अनरियलाइज्ड रेंट यानी वो पैसा जो रेंट का हमें मिला नहीं, वो अमाउंट क्या होगा। कोई कैलकुलेशन कर रहा है कि मैं बताऊं, देखो अनरियलाइज्ड रेंट पैसा जो नहीं मिला, जब हम बात कर रहे हैं ये जो 90,000 दिखा रहा है एक्चुअल रेंट का, ये जो एक्चुअल रेंट हमको दिखा रहा है ये 90,000, ये तो पर एनम है, पूरे साल भर का है ना, ये पूरे साल भर का है, यानी 90,000 जो है हमारा ये पूरे साल भर का है, यानी किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू 12 मंथ्स, ये 12 मंथ के बराबर हो गया। तो हम 12 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक मंथ का हमें पता चल जाएगा। हमें कितने का पता करना है, हमको 1.5 का पता चलना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। जब 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 1.5 मंथ का जो रेंट है उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। बेटा डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा। ये एक जीरो हटा दे रहे हैं, ये पॉइंट उससे हट जाएगा, फिर 3 से ये 4 टाइम में जाएगा और ये 5 टाइम में जाएगा। और 4 से अगर हम ये डबल जीरो हटा देंगे तो 25 में जाएगा। तो 25 5 जा 125 और 125 का 9 में मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 125 का 9 में मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। अमाउंट कितना आ रहा है बेटा,
मुझे को करना पड़ेगा क्या? तुम्हारा आ जाएगा 11,250। 11,250 अनरियलाइज्ड रेंट आ जाएगा। एक जीरो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल था, तो वही जीरो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। तो फिर हमारे पास अब इसमें को माइनस कर देते हैं। तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13,000 एक 1 लाख। ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। 1,31,250 ये आपका आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। ये हमारा आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। हाँ बेटा, हो गया तो हटा दें। शिवांश, हो गया बेटा? ठीक ठीक। इसे हटा रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन लिखिएगा और फिर उसके बाद एक थ्योरी है, फिर उसे कंप्लीट करते हैं। डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस in the following cases। ठीक है, तो दो आपके कॉलम बन जाएंगे। एक यहाँ पे पर्टिकुलर का हो जाएगा, पर्टिकुलर में पहले लिख देते, फिर उसके आगे अमाउंट लिखेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू पहला पॉइंट है, फिर फेयर रेंट दूसरा पॉइंट है, फिर स्टैंडर्ड रेंट दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, फिर एक्चुअल रेंट और फिर म्युनिसिपल टैक्स। टेन परसेंट ऑफ म्युनिसिपल 10%। और यहाँ पे अमाउंट्स हैं, यहाँ ए हाउस है, ए हाउस है, और फिर यहाँ पे आपका बी हाउस है। ठीक है, इनके अमाउंट्स हमें यहाँ पे लिखना है। पहले वाले का 1,20,000 है। ठीक है, 1,20,000। और दूसरे वाले का 1,10,000।
फिर 1,40,000 और दूसरे घर जो है उसका आ जा रहा है 1,30,000। फिर आ रहा है 1,10,000 इसका और 1,50,000 ये है। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो है हमारा वो 1,52,000 और दूसरे वाले का 1,06,000 और फिर यहाँ पे थोड़ा सा है पेड बाय द ओनर। पेड बाय ओनर और यहाँ पे है पेड बाय टेनेंट। हाँ बेटा, ये है आपका क्वेश्चन और आपको एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस निकालना है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन, इसी को फुल में कर देता। अब क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट भी यहाँ पे दे दिया है, सबसे पहले फॉर द हाउस ए, सबसे पहले तो फॉर द हाउस ए हाउस के लिए निकालते हैं। हाउस ए के लिए अगर निकालते हैं तो सबसे पहले हमें काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो म्युनिसिपल वैल्यू, दो कॉलम अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू का हो जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू। फिर दूसरा हो जाएगा फेयर रेंट, फेयर रेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्चुअल रेंट हो जाएगा। एक्चुअल रेंट ये पहला कैटेगरी हो गया। अमाउंट कितने कितने हैं हमारे, इसकी वैल्यू है 1,20,000, 1,20,000। इसकी वैल्यू है 1,40,000 और इसके बाद 1,10,000, ओ सॉरी 1,52,000। ये तो पहला हो गया हमारा क्राइटेरिया। और फिर नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट। और स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना है, 1,10,000, 1,10,000। और इसी के साथ हम रखते हैं एक्चुअल रेंट को भी। एक्चुअल रेंट हमारा कितना हो जाएगा, 1,52,000, 1,52,000। अब हमको सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है हाउस ए के लिए। जब हम बात कर रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू की, तो पहले इन दोनों में इसमें सबसे ज्यादा कौन है, इसमें सबसे ज्यादा है 1,52,000। भाई रूल के हिसाब से तो करना ही है। और फिर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो सबसे ज्यादा कौन है वो 1,52,000। इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, दोनों वैल्यू एक ही है तो वही 1,52,000। 1,52,000 ही आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ग्रॉस ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब यहाँ पे हमें म्युनिसिपल टैक्स पे करना है, हम लेस करेंगे, लेस
म्युनिसिपल टैक्स, और म्युनिसिपल टैक्स के लिए क्या कह रहा है, जो पहला ए हाउस है उसके लिए जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया जा रहा है वो ओनर पे कर रहा है म्युनिसिपल टैक्स को। तो म्युनिसिपल टैक्स के लिए क्या रूल बताया था बेटा, कि अगर म्युनिसिपल टैक्स ओनर पे कर रहा है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स ओनर पे कर रहा है 10%, तो म्युनिसिपल वैल्यू का ही निकाला जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू ए हाउस के लिए है 1,20,000, तो इसका कितना परसेंट, 10%, तो इसका 10% हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 12,000 रुपए हो जाएंगे। तो 12,000 यहाँ से माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। 1,40,000 ये हमारा नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगी। नेट एनुअल वैल्यू। अब इसी तरह हाउस बी का मुझे निकाल के बताओ तो कितना आ रहा है बेटा, ये तो हाउस ए का हो गया। अब तुम लोग मुझे हाउस बी का निकाल के बताओ। इसे मैं हटा दूं, हमने येलो थम्स दिखा दीजिए भाई। अगर ये कंप्लीट हो गया है तो मैं इसे हटा दूं, फिर हाउस बी का तुम लोग मुझे निकाल के बताओ। ओके, मोस्ट ऑफ यू डन। और बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके, कोई जल्दबाजी नहीं, जिस तरीके से रूल के हिसाब से आपको करना है उसी तरीके से कीजिएगा। यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू 1,10,000 है, फेयर रेंट 1,30,000 और एक्चुअल रेंट है 1,06,000। 1,06,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट की बात हो रही है, स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000। 1,50,000 और एक्चुअल रेंट हमारा 1,06,000 आ रहा है। हाँ भाई, कैलकुलेशन करके तुम लोग बताओ सही तरीके से लिख के। सर एनुअल वैल्यू आएगा 1,30,000। अच्छा, मनीषा तो बता दी भाई, इसके हिसाब से 1,30,000 आ रहा है। और बेटा और किसी के हिसाब से कुछ? अंजना, कितना आ रहा बेटा तुम्हारा? 1,30,000। अच्छा, और आर्या, प्रकृति? 1,30,000 सर। अच्छा, ठीक है। देख लेते भाई, पहले तो इस दो इन तीनों में से जो सबसे हायर रहेगी, हायर वैल्यू कितनी हो जा रही है आपकी, 1,30,000। 1,30,000 और इन दोनों में जो सबसे हायर वैल्यू हो रही है वो 1,50,000। 1,50,000। अब इन दोनों में जो सबसे कम है, जो इन दोनों में भी कम है, पहले अधिक अधिक और फिर उसके बाद जो दोनों में कम, तो 1,30,000 एकदम सही है। ये आपका आ जाएगा 1,30,000। 1,30,000, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स जो है वो टेनेंट ने पे किया है।
जो ये म्युनिसिपल रेंट है वो टेनेंट ने पे किया, और टेनेंट अगर म्युनिसिपल रेंट पे करता है तो वो डिसअलाउड होता है, उसे हम नहीं मानते, उसका डिडक्शन नहीं लेते। तो यहाँ म्युनिसिपल टैक्स हमारा क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो हमारा एनुअल वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1,30,000 आ जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, चलो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया कम से कम। अब हमको अब जो हमारा रियल कॉम्प्लिकेशन है ना, अब हम असल क्वेश्चन लगाएंगे जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसको क्वेश्चन लगा, जिस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे भी जाती है, तो अभी बेस तैयार किया जा रहा है। अब आते हैं बेटा डिडक्शन पे। क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि एनुअल वैल्यू से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एनुअल वैल्यू। कोई बताएगा बेटा कि एनुअल वैल्यू से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनुअल वैल्यू। हाँ जी बेटा, एनुअल वैल्यू से क्या सब, हाँ So हाँ हाँ। it is the actual value on which we have paid the tax, calculate the tax. यानी इट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हिच वुड बी रिसीव्ड फ्रॉम एज अ रेंट फ्रॉम द हाउस। ये एक ऐसी मिनिमम वैल्यू होती है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक घर को अगर हमने रेंट पे दिया है तो हम उससे जो अर्निंग होगी रेंट के तौर पे, वो वैल्यू ही क्या कहलाती है, एनुअल वैल्यू कही जाती है। बात समझ में आई बेटा? आई एनुअल वैल्यू देख लेते हैं। हाँ सर। ये रहा, देखो तुम्हारा एनुअल वैल्यू लिखा हुआ है कि एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी मींस द अमाउंट एट व्हिच such house property can be given on rent। यानी वो मिनिमम वैल्यू जिससे आप एक घर को रेंट पे देते हो, और फेयर अमाउंट जो आप रिसीव करते हो रेंट पे देने पे। इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज असर्टेन्ड एज द बेसिस ऑफ द एनुअल वैल्यू। और जो हम इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं वो इसी एनुअल वैल्यू पे करते हैं। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है बेटा, नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से टैक्स माइनस करके, और एक्सपेंसेस जो होते हैं अनरियलाइज्ड एक्सपेंसेस होते, अनरियलाइज्ड रेंट जो होते हैं, उन्हें माइनस करने के बाद जो वैल्यू मिलती है नेट एनुअल वैल्यू, हम उसी को क्या कहते हैं, एनुअल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एनुअल वैल्यू का क्या मतलब होता है। देखो अभी मैं समझा दूंगा और ये ग्रुप में दे दूंगा आपको लिखने के लिए। फिर एनुअल वैल्यू के बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप डिडक्शन से क्या समझते हो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द डिडक्शंस। तो बेटा डिडक्शन दो ही तरीके के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने आपको पहले भी बता के रखा था, और एक होता है इंटरेस्ट का डिडक्शन, जिसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एक मिनट, जिसे बेटा हम दो कैटेगरी में रखते हैं। एक स्टैंडर्ड सेक्शन 24 ए का, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन रखते हैं, और दूसरा हो जाता है सेक्शन 24 बी, जिसमें हम इंटरेस्ट का डिडक्शन रखते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, जिसे स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी कहते हैं, वो डायरेक्ट आपका जो नेट एनुअल वैल्यू आता है, नेट एनुअल वैल्यू जो आया रहता है, इसका आप सीधे तौर पे 30% वैल्यू निकालते हैं और माइनस कर देते हैं। कोई भी झंझट इसमें नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन या स्टैट्यूटरी डिडक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैटर आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। यानी घर को बनाने में, अगर हम घर को बनाने के लिए अगर हमने पैसा लोन पे लेके रखा हुआ है, और वो पैसा जो है हमने लोन पे लिया है, तो उस पे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो हम उस इंटरेस्ट के पैसे को भी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। मगर यहाँ अब थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है, हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना रहता है। पहले तो हमें ये डिसाइड करना रहता है कि किस तरीके का इंटरेस्ट हम माइनस कर सकते हैं। अब बेटा इंटरेस्ट दो पर्पज से लिया जाता है, दो क्या आप तीन पर्पज से कह सकते हैं कि इंटरेस्ट तीन पर्पज से आप पे करते हैं। कौन सा तीन पर्पज है? पहला, अगर आप घर को क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, है ना, नया घर बनवा रहे हो, उस पर्पज से आपने लोन लिया।
दूसरा पर्पस हो सकता है बेटा रिन्यूअल के लिए। आप घर बना चुके हो मगर अब आप उसमें रिन्यूअल रिपेयर का काम करवा रहे हो, उस पर्पस से आपने लोन लिया। और तीसरा पर्पस क्या हो सकता है बेटा, एक्चुअल लोन को पे करने के लिए जो आपको लोन लेना पड़े। समझ लो तुम्हें घर बनाने के लिए 24 लाख रुपए की जरूरत थी, आपने वो लोन लिया और ये लोन पे करने का डेट आ चुका है। अब आपको बैंक को ये 24 लाख पे करने मगर आपके पास पैसा नहीं है। आपने इस लोन को पे करने के लिए एक दूसरा लोन लिया, अनदर लोन। आपने क्या किया बेटा, एक दूसरा लोन लिया। तो इस दूसरे लोन पे भी आपको क्या पे करना पड़ेगा बेटा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस इंटरेस्ट को भी आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। आई बात समझ में? तो आप लोन किस किस पर्पस के लिए ले सकते हैं? आप, अरे यार ये हट क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट से कम समय है, कभी भी बंद हो सकता है, तो यहाँ पे बस ये समझ लीजिए। तो आप लोन किस लिए ले सकते हैं बेटा, आपका पर्पस हो सकता है घर खरीदने, कंस्ट्रक्शन करने, रिन्यूअल के लिए। जो पुराना लोन है उसे पे करने के लिए एक नया लोन आपको लेना पड़े, उस पे भी इंटरेस्ट पे करने के लिए, उसको भी आप माइनस कर सकते हैं। जिस साल आपका घर बन के तैयार हो चुका है, उस साल का जितना भी इंटरेस्ट है आप पे कर सकते हैं, और पिछले साल का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आप पूरा का पूरा माइनस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 4 पॉइंट आप